गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है मोहम्मद रागिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुरु मंत्रा एकेडमी। हमारे साथ जुड़ने और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता होगा कि टीजीटी और पीजीटी का नोटिफिकेशन यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ टीजीटी इंग्लिश के लिए जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, कितनी सीट्स है ना, और ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या पैटर्न है, आपको कब वेटेज मिल सकता है, और फिर हम ये डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में आपका सिलेबस जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, और फिर फाइनली हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कहाँ से इसके रिसोर्सेज अवेलेबल कर सकते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें हम आपके साथ डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो है, होपफुली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए, सबसे पहले पार्ट में हम जो आज करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कितनी सीट्स हैं, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना, वेबसाइट क्या है, मेल और फीमेल में कितना डिफरेंस है सीट का, कितनी सीट किसको दी गई हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम सिलेबस जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना, कितने सेक्शंस बनाए गए हैं। स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं वो इंग्लिश को लेके बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और फिर फाइनली हम आपको, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस हो सकता है, दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस एट द एंड ऑफ द क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि देखिए, फॉर्म्स जो है वो कल से स्टार्ट होंगे। कल से आप ऑनलाइन फॉर्म्स भर सकते हैं। 16 थर्ड यानी 16 मार्च से फॉर्म जाने शुरू होंगे, यानी कल से फॉर्म भरे जाने शुरू किए जाएंगे। और ये अवेलेबल रहेगा 11 तारीख तक, 11 अप्रैल तक फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे। वेबसाइट आपको दी गई है, आप इस लिंक को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी इसे टाइप करके गूगल पे देख सकते हैं, है ना। डेट एग्ज़ाम की अभी अनाउंस नहीं की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि इट विल बी अनाउंस सून। और दूसरी बात ये है कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले इशू किए जाएंगे, है ना। दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द वेबसाइट। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपके पास बैचलर्स होना चाहिए। बैचलर्स में चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो या बीएससी हो, कोई भी कोर्स हो, है ना। बीए का एग्जाम्पल हमने दिया है। और आपके पास बीएड होना चाहिए, बीए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। अब देखिए, एक बड़ा कॉमन सा सवाल होता है, कई लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है कि अगर मेरे पास बीए है, लेट्स से जनरली बीए में क्या होता है, 3 सब्जेक्ट्स होते हैं लोगों के पास। हम स्पेशली बीए की अगर हम बात करें तो लेट्स से कि आपके पास इंग्लिश, हिंदी और सोशोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स थे। थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना होता है, एटलीस्ट यूपी में ऐसा होता है ना। तो एक सब्जेक्ट ड्रॉप किया आपने, लेट्स से आपने इंग्लिश ड्रॉप कर दिया, अब आपके पास सोशोलॉजी और हिंदी बची। तो और बीएड में तो जाहिर सी बात है सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब वहाँ पे तो कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता। तो अब आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप तीनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इंग्लिश जिसको आपने थर्ड ईयर में ड्रॉप किया है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बीए में जो जो सब्जेक्ट आपके थे उन सारे ही सब्जेक्ट्स में आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बीएड होना चाहिए या बीएड का कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि जैसे आपके पास डीलेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, जो टीजीटी के लिए, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो वैकेंसी है वो 12,603 सीट्स है ना, 12,603, है ना। इंग्लिश के लिए मेल और फीमेल की कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है। मेल के लिए 1587 1587 सीट्स हैं, और फीमेल के लिए 196 यानी 196 सीट्स हैं। ठीक है, तो जनरली मेल और फीमेल का जो डिवीज़न है वो इस बेस पे किया जाता है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ फीमेल वैकेंसी होती है, तो उसके लिए ये अलग से मेंशन किया जाता है। ठीक है, होपफुली दैट मेक सेंस। आपको क्वालिफिकेशन और सीट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। आपको बीए चाहिए, बीएड चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट में, जो जो सब्जेक्ट में आपने बीए किया है वो सारे ही सब्जेक्ट्स आप उन सारे ही सब्जेक्ट्स में से, यानी उनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब देखते हैं कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। देखिए आपके एग्जाम का पैटर्न ये होगा कि आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होने वाला है, और ये आईबीक्यू बेस्ड नहीं होगा, यानी कि इंटरनेट बेस्ड एग्जाम नहीं होने वाला है आपका, बल्कि पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज होंगे, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक प्रोबेबली सही आंसर होगा उसका, ठीक है। और आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा इस पूरे पेपर को करने के लिए, इस रिटन एग्जाम को करने के लिए। आपके पास 125 क्वेश्चन होंगे, 125 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट से कुछ कम का टाइम होगा, है ना, 1 मिनट से कुछ कम का टाइम मिलेगा आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और 500 मार्क्स का होगा, है ना, 125 क्वेश्चन होंगे और 500 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। और एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है आपको। अगर आपका कोई गलत आंसर होगा तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी इसकी। तो दैट मींस कि आप सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट एटलीस्ट जरूर करें, जो भी आपको सही लग रहा है। तो अब अगर हम बात करें वेटेज की, तो देखिए एक वेटेज आपको दिया जा सकता है, अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो आपको 35 मार्क्स का वेटेज मिलेगा यहाँ पे, है ना, 35 मार्क्स का आपको वेटेज मिलने वाला है रिटन एग्जाम में, अगर आपने शिक्षा मित्र हैं तो। एक और बात ये कि टीजीटी और पीजीटी में एक डिफरेंस ये है कि पीजीटी के अंदर इंटरव्यू होता है रिटन के बाद, लेकिन टीजीटी के अंदर यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। टीजीटी के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रिटन के बाद वाइवा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ आपको ये एग्जाम अच्छे से अच्छे नंबर से क्लियर करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं टीजीटी के सिलेबस के बारे में। देखिए आपका सिलेबस जो है वो 2 पार्ट में, 2 भाग में बांटा गया है, तकसीम किया गया है। पहला पार्ट जो है वो लैंग्वेज के नाम से डिफाइन किया गया है, जिसको आप समझ सकते हैं ग्रामर का पोर्शन है ना। जो एक सेक्शन है, सेक्शन 1 जो है वो लैंग्वेज के पार्ट से डिवाइड किया के नाम से बनाया गया है, और जो सेक्शन 2 है वो लिटरेचर के पार्ट से। पीजीटी के एग्जाम में लिटरेचर का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत लेंथी है। टीजीटी के एग्जाम में अगर आप इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो लिटरेचर का पोर्शन है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, बहुत शॉर्ट है, लेकिन लैंग्वेज का पोर्शन कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है ना। 2-3 चीज़ें एडेड हैं आपके यहाँ बस, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों ही के पार्ट में जो है 2-2 सेक्शन बनाए गए हैं, यानी लैंग्वेज में ए और बी और लिटरेचर में ए और बी। तो अभी पहले हम आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस दिया गया है वो बताते हैं, और फिर हम आगे आपको बताएंगे कि आप इसको अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरह से खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, या हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो कैसे करें, ठीक है। जो इसका फर्स्ट पैसेज है, जो इसका लैंग्वेज का पोर्शन है, उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन है। जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा 300, 400, 500 वर्ड्स का, और उसके बेस पे 8-10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ग्रामर के बेस पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वोकैबुलरी के बेस पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे कुछ क्वेश्चन होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि राम हेल्प्ड हिम इन अचीविंग दिस। तो अब ये पूछ लिया जाएगा कि अचीविंग जो है, एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि अचीविंग अंडरलाइन कर दिया जाए, और ये बताइए कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अचीविंग की मीनिंग बता दिए, तो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, है ना। और तीसरा क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड पूछ लिया जाएगा कि हु अचीव दिस, हु डिड दिस, है ना। तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड सबसे ज्यादा होते हैं क्वेश्चन, उसके बाद ग्रामर के कुछ क्वेश्चन होते हैं, और कुछ वोकैबुलरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है लैंग्वेज को लेकर, ठीक। और दूसरा पोर्शन जो है ये टिपिकल ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर और लैंग्वेज दोनों का पोर्शन है। देखते हैं कैसे। देखिए आपके यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उसके बाद वोकैबुलरी है, सॉरी टेंसेस है, नरेशन है, प्रपोजिशन है, यूसेज है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है, हमने अभी इसको अलग अलग करके क्यों किया है वो भी बता देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, वो जो 7-8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, पोस्ट प्रेपोजिशन, ये सारी चीज़ें है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके बाद आपके यहाँ टेंसेस हैं, है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उनके जो अलग अलग कैटेगराइजेशन है वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। नरेशन पढ़ना है। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम लोग आम भाषा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। इसका एक्चुअल नेम जो है वो नरेशन है।
ठीक है। और प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, लेकिन आपके यहाँ अलग से मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इससे स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं प्रेपोजिशन से, या ये पूछ दिया जाता है यहाँ पे सही प्रेपोजिशन क्या लगेगी। इसी तरह से जो फ्रेजल वर्ब है उसे भी प्रेपोजिशन में आप काउंट कर सकते हैं, तो वो अलग से आपके यहाँ पूछे गए। इसके अलावा यूसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यूसेज बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये हो सकता है स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और ये बताया पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि इस सेंटेंस में इंप्रूवमेंट किस तरह से की जा सकती है, या ये पूछा जा सकता है इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है ना, या ये पूछा जा सकता है कि यूसेज में गलती और सही होने के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह से पूछा जा सकता है ना। और फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आपके यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन होता है आपके यहाँ, ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रीमेंट का जो आपके यहाँ क्वेश्चन होता है वो इस तरह का होता है, जो आपने आपको याद होगा 10th और 12th के एग्जाम में आपने दिया होगा, जैसे ये कि इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट। तो इस सेंटेंस को आप टू से कैसे बनाएंगे, ये आपके यहाँ 10th और 12th में पूछा जाता था, है ना। कंप्लीट द सेंटेंस विद टू, तो इसका मतलब हुआ द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट, है ना। तो आपके यहाँ क्या किया जाता है कि एक सेंटेंस जैसे दे दिया जाएगा, ही सेड आई एम गोइंग टू नाइट, और उसके बाद कहा जाएगा कि अब इसका ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, यानी कि इसको दूसरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए, या एक्टिव से पैसिव में बदल दीजिए। जैसे ये कहें कि राम हेल्प्स मोहन, अब कह दिया जाए कि इसका पैसिव बनाना है आपको, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हो जाएगा। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि वर्ब जो है, एक बेसिक रूल होता है इंग्लिश का कि वर्ब चेंजेस सब्जेक्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, है ना, क्रिया बदलता है कर्ता के अनुसार। तो ये एग्रीमेंट का पार्ट होगा। जैसे राम एज वेल एज मोहन इज गोइंग आर गोइंग, या आई एज वेल एज ही इज गोइंग आई एम गोइंग या आर गोइंग, है ना। तो आपके यहाँ इसमें फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये वही यूसेज वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाले जो पार्ट हैं ये ग्रामर के पार्ट, ये वाले जो पार्ट हैं ये ग्रामर के पार्ट। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट जो है आपके यहाँ, वो है वोकैब का। ये वाले पार्ट जो है ये वोकैबलरी के पार्ट है। स्पेलिंग, है ना, वोकैबलरी में 3 पार्ट पूछा जाता है आपके यहाँ। सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा सकता है, मतलब जैसे ये कि अभोर का सिनोनिम क्या हो सकता है, या अभोर का एंटोनिम क्या हो सकता है। अभोर का एंटोनिम जो है वो लाइक हो सकता है, लाइकनेस हो सकता है ना। और सिनोनिम क्या हो सकता है, सिनोनिम डिसलाइक हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है ना। तो 2 ये क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वोकैबुलरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे द वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, इसको क्या कहते हैं, अथीस्ट कहते हैं, है ना। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन जनरली आपके यहाँ वोकैबुलरी में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पेलिंग, तो वोकैबुलरी अगर आपने प्रिपेयर की तो आपका स्पेलिंग ऑलरेडी साथ में प्रिपेयर हो ही जाएगा। उसके बाद पंक्चुएशन का क्वेश्चन होता है। पंक्चुएशन में कुछ बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे कॉमास पूछे जाते हैं, कॉलन पूछा जाता है, सेमी कॉलन पूछा जाता है, अपोस्ट्रोफी पूछा जाता है। तो इसको बस थोड़ा सा पढ़ना है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन होते हैं। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया तो दैट इज गोइंग टू बी इनफ। ठीक है, तो ग्रामर के पोर्शन में 2 पार्ट हैं आपके यहाँ, ग्रामर का है और वोकैबुलरी का है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में थोड़ा सा फर्क है, अगर जो लोग दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको बता दें कि बस हल्का सा फर्क है इन दोनों में। ठीक, चलिए अब देखते हैं लिटरेचर का पोर्शन। लिटरेचर का पोर्शन आपके यहाँ कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट है, आई थिंक शॉर्टेस्ट, चाहे वो जीआईसी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या टीजीटी का हो, इन तीनों में सबसे शॉर्ट जो लिटरेचर का पोर्शन है वो आपके यहाँ है। सो दैट्स अ गुड न्यूज। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं आपके यहाँ। पहली चीज तो आपके यहाँ फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का क्या मतलब होता है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि यॉनरा, यानी कि टाइप्स, जैसे नॉवेल क्या होता है, ड्रामा क्या होता है ना, क्लोजेड ड्रामा क्या होता है ना, इसके अलावा एपिक क्या होता है, सोनेट क्या होता है, कपलेट क्या होता है, एलेजी क्या होती है, ओट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सी बुक आपको रिकमेंडेड हो सकती है इसके लिए। ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, दूसरा पोर्शन जो आपके यहाँ दिया गया है वो ऑथर्स एंड देयर वर्क्स का पोर्शन दिया गया है। इसमें आपके पास सिर्फ 4 राइटर्स हैं, शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है और जॉन गॉल्सवर्दी है। ये 4 राइटर्स आपको पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने, क्या पढ़ना है, अभी आपको आगे बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक, ये आपका सिलेबस है। अब देखते हैं कि इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। देखिए, आपको ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है हमने आपको बता दिया कि ग्रामर में आपको टेंस पढ़ना है ना। इसके अलावा आपको रिकमेंडेड है कि आप पैसिव पढ़ें,
सिलेबस में मेंशन नहीं है दो। नरेशन पढ़ना है आपको, और उसके बाद एक पार्ट और है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। जब ये आपका कंसेप्ट क्लियर कर देगा तो उसके बाद यूसेज वाला पार्ट जो है और ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, है ना। उसके बाद बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारी वीडियो चाहें तो हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। टेंस पे बहुत बड़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, नरेशन पे हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है ना, यू कैन वॉच दोज वीडियोस। वोकैबलरी में हमने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की वोकैबलरी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप उसे एटलीस्ट याद कर सकते हैं। बाकी वर्ड पावर के नाम से बहुत अच्छी डिक्शनरी मानी जाती, वो वोकैबलरी के लिए मानी जाती है वर्ड पावर, पर आई डोंट थिंक कि इतना कुछ आपके लिए रिक्वायर्ड है। पर फिर भी अगर आप में से कोई इस बुक को यूज़ करना चाहता है तो ही कैन यूज़ इट। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का मतलब हमने बताया आपको, जैसे सोनेट क्या होता है, इलेजी क्या होती है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके लिए बेहतरीन बुक जो मानी जाती है वो M.H. अब्राहम की बुक मानी जाती है, ग्लोसरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से इनकी बुक आती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और लेकिन इसमें आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, मतलब आपको हार्डली 30 to 40 पढ़ना है, 30 से 40 टर्म्स को ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना। तो अब ये आप कैसे समझेंगे, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख सकते हैं कि कौन कौन से टर्म्स आपके यहाँ पूछे गए हैं, एक तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि जो राइटर्स आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, आप उन राइटर्स के सिलेबस को उन राइटर्स को डिटेल में पढ़ें। उन राइटर्स को आप देखें कि उन्होंने किस जॉनरा में लिखा है, यानी कि शेक्सपियर जैसे सोनेट के लिए फेमस है, ड्रामा के लिए फेमस है ना, सॉलिलॉक्वी के लिए फेमस है, असाइड के लिए फेमस है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ें कि ये क्या होता है। इसी तरह मिल्टन जो है एपिक के लिए फेमस है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम वो पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद अगर टाइम बचे तो प्रीवियस ईयर पेपर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। 4 ऑथर हैं आपके यहाँ, इसको कैसे पढ़ना है देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। राइटर की बायोग्राफी पढ़ना है, मतलब वो कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, है ना, कितने पेरेंट्स कौन थे, कहाँ क्या करते थे, कितनी वाइफ्स थी, है ना, जनरली 2 2 3 3 4 4 वाइफ्स थी, जैसे मिल्टन की 4 वाइफ थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें कब अंधा हुआ, है ना। उसके बाद कौन से काम किए, पॉलिटिकली कैसा करियर था, तो बायोग्राफी। उसकी एपिटेथ पे क्या लिखा है, यानी मज़ार के ऊपर जो लिखते हैं वो क्या लिखा है, ये सर इस तरह की चीज़ें, किसी ने उसके बारे में कुछ बोला है तो वो पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो टाइटल ऑफ द वर्क्स है। उनके जितने भी वर्क्स हैं उन सब के टाइटल आपको याद रखने हैं। उसके बाद उसकी क्रोनोलॉजी पढ़नी है। क्रोनोलॉजी का मतलब है कि किस ईयर में पब्लिश हुआ, ये भी याद रखना है। उसके बाद उसका थीम याद रखना है ना। 25-30 वर्क होते हैं इन जनरल शेक्सपियर को छोड़ के, 20-25 वर्क होंगे, तो उसमें आपको टाइटल ऑफ द वर्क्स याद रखना है। जितने भी वर्क्स हैं उन सबके टाइटल याद रखने हैं, उसकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, यानी किस ईयर में पब्लिश हुआ। और तीसरी चीज़ ये याद रखनी है कि वो एपिक है, ड्रामा है, ट्रेजडी है, कॉमेडी है, क्या चीज़ है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं उनके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं, है ना, उसमें आपको क्या करना है, उसका आपको समरी पढ़ना है, कैरेक्टर्स पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़नी है, याद रखनी है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है, जैसे हमने बताया कि पैराडाइज लॉस्ट है, तो उसकी आपको समरी पढ़नी है, और आपको उसको कैरेक्टर्स याद रखने हैं अगर कैरेक्टर्स हैं तो, है ना, और इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखनी है, ठीक है। समरी, इंपॉर्टेंट लाइंस और कैरेक्टर्स, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है एक राइटर में। राइटर की बायोग्राफी को पढ़ना है, उसके बाद टाइटल ऑफ द वर्क, जितने भी वर्क्स हैं उसके, वो सारे ही वर्क्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं। इसके बाद क्रोनोलॉजी पढ़नी है, यानी किस ईयर में कौन सा वर्क पब्लिश हुआ, ये आपको याद रखना है। थीम पढ़ना है, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना है, वहाँ पे आपको उसकी समरी पढ़नी है, कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो पढ़नी है। ये आप कहाँ से ला सकते हैं, विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रिटेनिका जाके देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा स्पार्क नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, है ना। कोटेशन के लिए आप जो है गूगल पे देख सकते हैं, है ना, गूगल रीड्स को यूज़ कर सकते हैं उसके लिए।
ठीक है। और इन सारी चीज़ों का जो बेस होगा वो कहाँ से आएगा, वो प्रीवियस ईयर पेपर से आएगा। प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किंडल बुक ज़रूर किंडल बुक से जो है बुक लें, ताकि उससे फ़ायदा ये होता है कि आप सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं वहाँ पे, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। अब ये मत सोचिएगा कि 100 रुपये खर्च करके हमें किताब हाथ में नहीं मिली, बट दैट इज़ गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल, एटलीस्ट फॉर मी इट इज़ मोर हेल्पफुल। ठीक है, होपफुली दैट मेक सेंस। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये सारी चीज़ें खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको खुद से करना है, जैसे हमने आपको बताया ऑथर एंड देयर वर्क, ये आपको खुद से प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विकिपीडिया पे जाके जो है उनके वर्क्स को ढूंढना पड़ेगा, उसकी समरी पढ़नी पड़ेगी, थीम पढ़ना पड़ेगा, है ना, नोट करना पड़ेगा और फिर याद करना पड़ेगा। अगर आप किसी टीचर की गाइडेंस लेते हैं तो टीचर आपको आधा काम करके देगा, यानी कि टीचर आपका जो है जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो सारे वर्क्स आपको नोट करके ला के देगा, ईयर ला के देगा, है ना, उसकी थीम बताएगा, और जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्लास में डिस्कस करेगा। ठीक है, अब आपका क्या काम बचा, सिर्फ याद करना। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपका वर्क डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ब्रिटानिका पे जाके, विकिपीडिया पे जाके, स्पार्क नोट्स पे जाके खुद से नोट्स ढूंढने पड़ेंगे, फिर नोट करना पड़ेगा। टीचर आपको ये वाला काम करके देगा और सिर्फ आपको याद करना रह जाएगा। तो अगर आप टीचर की गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप टीचर की गाइडेंस भी ले सकते हैं। इसी तरह फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि कई बार आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि सोनेट क्या होता है, कैसे होता है, राइम क्या होता है, रिदम क्या होता है। ये चीज़ें शायद अगर आपका लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं है तो मुश्किल होगा आपको समझना कि आ बा 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 ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, ये शायद आपको ना समझ में आए। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक टीचर की, है ना। इसके अलावा वोकैबलरी तो खैर आप खुद से ही करना है, उसके लिए कोई टीचर बहुत ज़्यादा आपको कुछ करके नहीं देगा। वोकैबलरी तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, है ना, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा, बस ये है कि कुछ प्रीवियस ईयर का जो टीचर होगा वो आपको प्रीवियस ईयर की लिस्ट बना के दे देगा कि देखिए इस तरह की लिस्ट आ रही है, बाकी याद तो वो खुद ही करना पड़ेगा। ग्रामर के पोर्शन में ऑफ कोर्स टीचर मदद कर सकता है। ग्रामर के लिए आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन आपको सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ने हैं तो वो आप खुद से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमारी गाइडेंस भी ले सकते हैं। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। गुरु मंत्रा अकेडमी के नाम से हमारा चैनल है, एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, और वहाँ पे आपको उगता हुआ सूरज दिखेगा, तो प्लीज़ डाउनलोड दैट ऐप अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो। दैट इज़ फ्री ऑफ कोर्स ऑफ कॉस्ट। उसके बाद आप टीजीटी इंग्लिश वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी टीजीटी इंग्लिश जो कोर्स है उसमें आप टीजीटी इंग्लिश सेलेक्ट करें, है ना। आपको क्या क्या मिलेगा उसमें, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, है ना, डाउट सेशन मिलेगा, ऑफ कोर्स हम आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल कराएंगे, अपना हैंड रिटन नोट भी देंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि शेक्सपियर के ऊपर, मिल्टन के ऊपर, वर्ड्सवर्थ के ऊपर, ये सारे ही नोट्स, गॉस्वर्दी के ऊपर आपको अपने हैंड रिटन नोट भी दूंगा मैं, और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, है ना, टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड के थ्रू, या फिर आप गूगल पे के थ्रू भी पे कर सकते हैं। फीस जो है वो 2499 यानी कि करीब 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ है। ठीक है, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हो, कोई कॉन्टैक्ट हो, तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So I hope it's going to be a beneficial video for you. If you still have any question, you can put it in the comment box, या आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. So thank you very much. Hope to see you once again.